ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल कंडक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। इसको हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं किसी मटेरियल की जो कि हीट को कंडक्ट करने के लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए यूज में आती है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो सबसे मेन आता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो भी कंडक्टर है वो आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ थिकनेस का होगा, तो उस थिकनेस से जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो कितना ज्यादा क्रिएट हो रहा है उस पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कल हमने देखा था। ठीक है, कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे बेस करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का क्या नेचर है उस पे भी आपका थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में उसका क्या रिएक्शन रहता है। ठीक है, तो मोस्टली बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है सॉलिड का सबसे अच्छा रहता है। ये बोल सकते हो कि सॉलिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, और उस पैकिंग की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हो पाता है वो इजीली हो पाता है। वहीं अगर अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं। तो क्या होता है कि जब आपने किसी एक एलिमेंट को, किसी एक मॉलिक्यूल को हीटअप किया तो उससे दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए लिक्विड्स जो होते हैं आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और अगर अपन थर्मा गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस जो है अपना बहुत ज्यादा वर्स तो होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत ज्यादा वीक होती है। ठीक है, तो सबसे मेन क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि किस एलिमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो जो सॉलिड मटेरियल होंगे आपके, उन सॉलिड मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। जो लिक्विड होंगे उनकी उनसे कम होगी, और गैसेस की सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये आपसे रीजन भी पूछ सकते हैं। तो रीजन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उन मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस पे आपकी थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपना कन्वेक्शन आता है। कन्वेक्शन आपको बताया था, कन्वेक्शन जो है ये आपका जो है लिक्विड में होता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था आपको कि मान लीजिए आपने आपके गैस पे कोई कंटेनर रखा उसको गर्म करने, पानी गर्म करने के लिए, तो होता क्या है, आपका जो पहले कंटेनर हीटअप होता है और कंटेनर जो है उस हीट को वाटर में कंडक्ट करता है। ठीक है, तो जब वो वाटर में ट्रांसमिट करता है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं हम। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ए सॉलिड सरफेस and the adjacent liquid or gases that is in motion. ठीक है, and it involve the combined effect of conduction and fluid motion. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो कन्वेक्शन जो है थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता है, क्योंकि ये क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों का मिक्स फॉर्मेट होता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे अपन बात करें कि अपना जो कंटेनर है, ठीक है, मैं इसको डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। सॉरी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के नीचे अपन ने फायर बर्न करी है। ठीक है, फायर बर्न करने से और इसमें हमने क्या रखा है, लिक्विड आपका फिल किया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी इस हीटअप से या इस फायर बर्न करने से जो कंटेनर आपका हीटअप हो रहा है ये तो होता है आपका रेडिएशन। ठीक है, और आपकी इस कंटेनर से और जो वाटर में हीटअप जा रहा है वो आपका होता है कंडक्शन। ठीक है, और वाटर के अंदर ही जो हीटअप इंक्रीज हो रहा है, भाई वाटर में क्या होगा, सबसे पहले जो बॉटम लेयर है वो हीटअप होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपका हीटिंग इंक्रीज होता रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका कन्वेक्शन कहलाता है, कि वाटर के अंदर जो मोशन हो रहा है उस मोशन की वजह से जो आपकी हीट सर्कुलेट हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कन्वेक्शन होता है कि जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो हीट ट्रांसफर है वो किस वजह से हो रहा है, फ्लूइड के मोशन की वजह से होता है। ठीक है, तो देखो लास्ट लाइन भी आपकी इसमें लिखी हुई है, द फास्टर द फ्लूइड मोशन द ग्रेटर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कहने का मतलब
जितना ज्यादा फ्लूइड मोशन करेगा उतनी ही ज्यादा आपकी हीट जो है सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो ये तो आपका कन्वेक्शन का बेसिक डेफिनेशन जो अपन 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट इन्होंने समझाया हुआ है कि कैसे आपका convection is the process by which heat is transmitted from one place to another by the movement of heated particle of gas or liquid। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, देर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ कन्वेक्शन। फर्स्ट वन इज नेचुरल कन्वेक्शन, सेकेंड वन इज फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, natural convection occurs whenever heat flow between a solid and fluid or between fluid layer। ठीक है, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि जैसे अपना एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है आपके पास, हीट एक्सचेंजर में आपके पास क्या होता है, जस्ट अ मिनट, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, आपकी ट्यूब्स लगी हुई रहती है इस तरीके से। ठीक है, एक ट्यूब नहीं होती, बहुत सारी सर्कुलेट ट्यूब होती हैं जो एक के टच में दूसरी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन को हीट ट्रांसफर करना होता है तो एक वाली जो एक ट्यूब होती है उसमें हम लोग हॉट वाटर अपना चलता है और एक में अपना कोल्ड वाटर चलता है। ठीक है, तो होता क्या है, अपन को क्या अपना एम क्या होता है कि इस हॉट वाटर से हीट को निकालना है। तो क्या होता है कि ये हॉट वाटर पहले इस जो ट्यूब है इसकी सरफेस को हीट अप करता है, फिर इसके कनेक्शन में जो ट्यूब है उसको हीट अप करता है और उसके बाद में वो हीट जो है आपकी कोल्ड वाटर में आती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन और हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, जो कि अपने थर्ड यूनिट में अपन लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस पढ़ेंगे, कहाँ हीट एक्सचेंजर यूज आता है। तो मोस्टली जो इसमें फ्लो हो रहा है वो आपका क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लो हम लोग कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, नेचुरल फ्लो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड पार्ट ऑफ द फ्लूइड थ्रू सम एक्सटर्नल स्ट्रिंग लाइक ए फैन और पंप। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन लोग ले सकते हैं, जैसे अपना जो गीजर होता है, गीजर आप लोगों ने देखा है, गीजर में हम लोग क्या करते हैं, आपका कोल्ड हॉट वाटर होता है, गीजर जो होता है गीजर गर्म होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो अपने टैंक वगैरह में ठंडा पानी होता है उसको अपन लोग गीजर में डालते हैं थ्रू द पाइपलाइन। अपन हाथों से नहीं डालते हैं, पाइपलाइन अपन लोगों ने कनेक्ट करी हुई होती है और वो पाइपलाइन के थ्रू आपका ठंडा पानी गीजर में आता है और वो हीट अप हो जाता है। तो वो जो कंसेप्ट है जहाँ अपन लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कोल्ड और हॉट फ्लूइड को मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो वो आपका इसमें बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो गए। इसके बाद फिर आता है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन। यहाँ पे फिर रेडिएशन का आप ध्यान रखना, ये रेडिएशन आपका ये है आपका, ये आपका रेडिएशन आएगा यहाँ पे, ना कि वैक्यूम आएगा। ये आपका यहाँ पे रेडिएशन आएगा ना कि वैक्यूम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो रेडिएशन के थ्रू जो हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, थर्मल रेडिएशन कहलाता है। ऑल बॉडीज एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन। ठीक है, ये आप सबने पढ़ा भी है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो अपने फिजिक्स आता है उसमें लाइट का एक टॉपिक आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां से ही ये लॉजिक भी आता है कि एवरी बॉडीज, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट को एमिट भी कर रहा है। अब सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं कि कुछ जो है हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ जो है हीट का इमिशन कर देते हैं, कुछ जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इन्होंने देखो यहाँ दिया हुआ है आपका, एक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है हमने लगाया। ठीक है, और उससे जो हीट निकल रही है, आपने देखा होगा कि जब आप घर में बल्ब वगैरह चलता है या लाइट्स ऑन रहती हैं तो हीट इंक्रीज हो जाती है रूम की। तो वो चीज आपकी रेडिएशन की वजह से आ रही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं आसपास फायर बंद कर रखी है और उससे आपको हीट मिल रही है। ठीक है, तो वो चीज जो कंसेप्ट है वो आपका रेडिएशन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, रेडिएशन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये ध्यान रखना, अगर आपका जो रेडिएशन का कंसेप्ट है, जो रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोग, उसमें आपको किसी भी सर्टेन मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में आपको हीट ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, बट इन केस ऑफ रेडिएशन वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और रेडिएशन जो है एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, जो कि ड्यूअल नेचर होती है, वेव फॉर्म होता है और पार्टिकल नेचर होता है।
ठीक है, तो ये चीजें आपकी रेडिएशन के लिए हो गई। फिर थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग डीपली पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन लोग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, किस पे डिपेंड वो करती है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए देखते हैं, इन केस मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इन केस ऑफ फ्लूइड इट डिपेंड ऑन द लैटिस। ठीक है, तो सिंपल सॉलिड मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी किस पे बेस्ड होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर आपके एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, जो कि मेटल्स के लिए होती है। ठीक है, और लिक्विड के लिए बात करते हैं तो उसकी लैटिस पे डिपेंड करती है, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, highest thermal conductivity for pure metal it is between 10 to 400 watt per meter degree celsius। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी प्योर मटेरियल के लिए कितनी हो सकती है, 10 to 400 watt per meter degree celsius से, while it decrease with increases of impurities in metal। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज से आपके मेटल की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा। अब जरूरी नहीं कि ये अपन डिक्रीज का अपने जो लिख दिया कि डिक्रीज करने से आपका कुछ परसेंटेज में वो डिक्रीमेंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, thermal conductivity of a metal varies considerably when metal is formed by mechanically processed, mechanical form और heat treated। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी वेरी करेगी, आपने जैसे उस पर वेल्डिंग कर दी, आपने जैसे फर्स्ट ईयर में देखा, सॉरी अभी आप थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर में भी आप लोगों ने वर्कशॉप में काम किया है, जैसे आपने किसी मटेरियल पे कोई मशीनिंग प्रोसेस कर दिया या कोई वेल्डिंग प्रोसेस कर दिया, किसी भी टाइप का कोई आपने उस पर मशीनिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, तो उससे क्या होता है कि आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आपका है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, रिलेशन आपके काम आएगा, सॉरी ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये लीनियर रिलेशन पे डिपेंड करता है। बीटा जो है आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। ठीक है, टी जो है टेम्परेचर है और के नॉट जो है थर्मल कंडक्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी जो है मोस्टली किसी भी सॉलिड में या किसी भी मटेरियल में जो है टेम्परेचर पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे कितनी थर्मल कंडक्टिविटी आ रही है, हाई टेम्परेचर पे कितनी आ रही है, उस चीज को हम लोग इस लीनियर रिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल आप पढ़ लेंगे, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब आता है कि थर्मल कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है डेंसिटी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्यों होता है, देखिए अगर आपका जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो डेंसिटी होने का मतलब क्या है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम हो गया। जब फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो जो आपका मेटल में इलेक्ट्रॉन है उसके वाइब्रेट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जब वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा तो वो हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सो दैट डेंसिटी इंक्रीज करने पर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेम्परेचर। From different experimental process, it observed that insulating material, the value of thermal conductivity increase in temperature। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका थर्मल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर हीट फ्लो कैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा, हीट फ्लो की डायरेक्शन पे। दूसरा होता है मॉइस्चर। ठीक है, तो अगर आपका मॉइस्चर है किसी भी मटेरियल में या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वहां पे भी आपकी थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्टेड होती है और वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ये आपके थर्मल कंडक्टिविटी का। अब आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इससे पहले मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो अपना पूछ सकता है, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप लोग अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो बेटा, एवरीबॉडी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है। हम सर लोग थर्मल सर कंडक्टिविटी एक बार रेडिएशन को एक्सप्लेन कर देना। हाँ देखो, रेडिएशन बहुत बेसिक सा है। देखो रेडिएशन है क्या आपका, सिंपल सा देखो कंसेप्ट बताता हूँ। अपने घरों में अपन लोग लाइट्स ऑन करते हैं रूम में, ठीक है, तो यस सर। आपने जो पुराने बल्ब आते थे जिनमें येलो लाइट आती थी, ठीक है, या जो अपने टेंट में जो मरकरी लाइट आती है ना, हेलोजन जिसे हम लोग बोलते हैं,
उनमें से आपने जी, देखा होगा कि जब अपन उनको ऑन रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो हीट अप हो जाते हैं, है ना? जी, तो वो जो हीट अप है, अच्छा। ये जो हीटिंग का फिनोमिना बन रहा है, वो रेडिएशन की वजह से बन रहा है, ठीक है? उसी को हम लोग रेडिएशन से समझ सकते हैं। दूसरा अपना सोलर एनर्जी है। आपके पास जो यस सर। सोलर रेज आ रही हैं, वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से थोड़ी आ रही हैं, वो आपकी रेडिएशन के थ्रू नहीं, आ रही है, ठीक है? तो ये आपके एग्जाम्पल है जिनको हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी रेडिएशन का है आपका, जैसे आपने किसी भी कंटेनर को किसी बर्नर पे रखा, ठीक है? बर्नर को जब आप हीट अप कर रहे हैं तो जो आपके सराउंडिंग गर्म हो रहा है, जैसे आपने कहीं भी आसपास अपने फायर बर्न की, तो जो आपका सराउंडिंग हीट अप हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? रेडिएशन की वजह से हो रहा है। तो रेडिएशन जो है, रेडिएशन की वजह से। हाँ, रेज की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में आपका हीट का ट्रांसफर करता है, ठीक है? रेज की फॉर्म में ओके या सर। वेव्स की फॉर्म में हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है? हाँ वीरेंद्र, कुछ पूछ रहे थे आप? सर सर मैं ये पूछ रहा था, इसे थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड का पूछ रहा था मैं। इन सॉलिड में क्या पूछना है बताओ? इसमें मतलब क्या प्रोसेस होता है थर्मल कंडक्टिविटी का इसमें थर्मल सॉलिड में? कंडक्टिविटी बताया ना, देखो सॉलिड्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक होते हैं, यानी एक दूसरे से टच में होते हैं, ठीक है? तो मैंने कल जी, एक एग्जांपल बताया था, मैं भी बताता हूँ आपको, ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ उसको, ठीक है? उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अपन कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है? देखो होता क्या है, ये मान लीजिए एक रोड मैंने बना दी, ठीक है? दिख रही है वीरेंद्र, है जी, ना? इस रोड पे मैंने क्या किया, इस वाले कॉर्नर पे मैंने फायर बर्न किया, इसको मैंने आग के ऊपर रख दिया, और यहाँ से मैंने इसको दूसरे सिरे से मैंने हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है? ये रोड जो है अपने जी, पास आयरन की रोड है, लोहे की रोड है जो गर्म हो जाती है, ठीक है? अब जी होगा सर। क्या, पहले जो हीटिंग है यहाँ पे स्टार्ट होगी, इस कोने पे गर्म होना स्टार्ट होगा अपना लोहे का सरिया, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी हीटिंग। अब वो आगे क्यों बढ़ रही है? जी, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, वाइब्रेट करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाँ, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट क्या करेंगे, अपने जो जी, उनके नाइबर एटम्स हैं, जो नाइबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हीट अप करेंगे, ठीक है? और धीरे धीरे ये जी, प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता जाएगा, और लास्ट तक जहां तक आपकी रोड है, जितनी लंबी आपकी रोड है, उसको वो क्या कर देगा, पूरा हीट अप कर देगा, ठीक है? तो पूरा ये हीट। हाँ, और यही थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी क्या कंसेप्ट लाएगी कि अगर मान लीजिए इस वाली रोड में अगर मैं मेटल की जगह कोई दूसरी रोड ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका हीट कंडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कम करेंगे। तो उससे आपकी जो चीजें, जो जैसे होता है कि अपन आपने देखा होगा कि अपन जो भी बर्तन आते हैं उनके हैंडल पे प्लास्टिक लगा हुआ रहता है जहां से अपन उन्हें पकड़ते हैं, देखा है? हेलो वीरेंद्र। यस सर। हाँ, तो वो हैंडल क्या काम कर रहा है, वो इंसुलेटर का काम कर रहा है, वो आपकी हीट को ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे काम आती है। तो इंसुलेशन क्या कर रहा है कि जो हीट आ रही है उसके फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, या उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसके फ्लो को वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और वही चीज आपको आपके हैंडल को गर्म होने से बचाती है, ठीक है? तो ये थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन या जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके आपकी हीट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये चीज आपका थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड है। कंसेप्ट सब में यही चलेगा। लिक्विड में क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो जब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो उसके नियर बाय जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो हीट किसको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है? इसलिए लिक्विड में कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और गैसेस में और भी ज्यादा डिस्टेंस होती है, तो इसमें तो वहां तो आपका कोई टेंडेंसी नहीं होती थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने की, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ सर ऑफ। एक मिनट सर। हाँ हाँ हाँ, सर एक बार डेंसिटी का इफेक्ट बता दीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी पे। हाँ डेंसिटी का बताया, देखो मतलब किस प्रकार होता है? हाँ हाँ बता रहा हूँ, देखो डेंसिटी क्या होगी अपनी, कि आपका कोई भी एलिमेंट जो है कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है? डेंस होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें आपकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं होंगे, या जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनको मूव करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो जितनी ज्यादा डेंसिटी आप अपने मटेरियल की इंक्रीज करेंगे उतनी ही थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? डेंसिटी का ये कंसेप्ट होता है, ठीक ये है? हमेशा हर केस में ये वाला होता है सर? हर केस में मतलब ये सर इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑलवेज नॉट पॉसिबल, मतलब हमेशा ही नहीं होता है, इसमें बीच बीच में कभी भी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं।
हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं ना, जैसे अपने देखो बेसिकली एग्जांपल बताऊं, सेमीकंडक्टर का एक्सेप्शन बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपकी हीट का कंडक्शन और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लग जाते हैं। तो वैसे अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड करके या उनको जो मॉडिफाई करके या उनको अपडेट करके उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उनका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज होती है। नेक्स्ट आपका आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है बेसिकली आपके कन्वेक्शन के लिए आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अपने हीट कंडक्शन के लिए पढ़ा था, तो हीट कंडक्शन के लिए हीट फ्लो रेट क्या थी, के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्यू कन्वेक्शन है यानी कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट फ्लो हो रहा है, एच यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ए जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और टी एस माइनस टी इन्फिनिटी जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। कि आपका मेन टेम्परेचर पहले कितना था और ट्रांसफर होने के बाद में कितना टेम्परेचर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आपका हीट कन्वेक्शन के लिए है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो ये आपका कन्वेक्शन फ्लो रेट है वो कन्वेक्शन के केस में आपका हीट ट्रांसफर जो हो रहा है उसका फॉर्मूला है एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। एच जो है आपका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया, ए जो है सरफेस एरिया हो गया आपका, ठीक है। और जस्ट मिनट, टी एस जो है आपका सरफेस टेम्परेचर हो गया, और टी इन्फिनिटी जो है टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड सफिशिएंटली फार फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। कि आपका कितना टेम्परेचर जो है ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे इसको हम लोग एक वीडियो के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको, जस्ट मिनट। आपको वॉइस नहीं आएगी, मैं स्क्रीन इसका बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये डेरिवेशन बता रहा है पूरा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ टेम्परेचर, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपका कहाँ से आया है। ठीक है, ये इसने दिया है कि एक बीकर जो है वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट द लेबोरेटरी, द वाटर इनसाइड द बीकर रीचेज द टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। After measuring the temperature, the beaker is removed from the burner and is then placed. ठीक है, फिर उसको आपने जो हीटअप किया 150 डिग्री सेल्सियस तक, उसको सराउंडिंग्स में रख दिया जो कि 750 डिग्री सेल्सियस है। The beaker of water is left to cool for 3 minutes and then its temperature is raised to measure to be 120। यानी अपन ने क्या किया, 150 डिग्री सेल्सियस पे पहले किसी कंटेनर को गर्म किया, उसको हमने नॉर्मल अपने रूम में जा रखा जहाँ पे अपना टेम्परेचर था 75 डिग्री सेल्सियस, और 3 मिनट के बाद जब अपन ने उसको टेम्परेचर मेजर किया उस बीकर का, तो वो आपका था 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम आपको लगेगा उसको कूलिंग करने में। ठीक है, तो ये आपको पूरा बॉयलर के थ्रू समझाएगा। ये तो स्टार्टिंग इक्वेशंस जो हैं आपकी टीटी, ठीक है। इसने कुल मिला के आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करके देगा, ठीक है, जो कि फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज है।
ये चीज हम लोगों ने देखी हीट ट्रांसफर की। अब आगे बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है, जो फॉर्मूला अपन ने यहाँ देखा, ठीक है, इसमें जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है आपके मटेरियल बेस्ड डिपेंड करेगा। तो उसको देखते हैं किस किस कंसेप्ट पे वो डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे जो है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है सरफेस रफनेस पे बेस्ड होगा, एक्सटेंडेड सरफेस पे बेस्ड होगा और कॉइल ट्यूब पे बेस्ड होगा, ठीक है। surface roughness can be produced by the machining on the surface as well as by casting, forming and welding print, ठीक है। फिर एक्सटेंडेड सरफेस जो फिन्स वगैरह होती हैं वो इस बिहाफ पे काम करती हैं। कॉइल्ड ट्यूब जो अपन हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं वहां पे ये आपका काम आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपन अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अपने आप को सब एक बार अनम्यूट कर सकते हैं और किसी को कोई भी डाउट हो सो कैन इजीली आस्क। किसी को डाउट बेटा? सर कोल्ड ट्यूब का सर कंसेप्ट बता देना। कोल्ड ट्यूब बेटा हीट एक्सचेंजर वाला कंसेप्ट है, ठीक है। कोल्ड ट्यूब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम्स के थ्रू बताया था कि जैसे मान लीजिए ये ट्यूब्स हैं आपकी, ठीक है, ये एक ट्यूब हो गई। इसके जैसे रेडिएटर देखा है ना आप सबने, रेडिएटर सबने देखा होगा, हीट एक्सचेंजर में रेडिएटर सबसे कॉमन है। तो होता क्या है, जैसे ट्यूब्स होती हैं इनमें क्या होता है, अल्टरनेट फ्लूइड फ्लो होता है। जैसे इसमें मान लो हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें फिर कोल्ड हो रहा है और फिर इसमें हॉट हो रहा है। तो होता क्या है कि ये जो दोनों ट्यूब्स में हॉट वाटर फ्लो हो रहा है ये क्या करते हैं, अपनी हीट को कोल्ड वाटर में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और ये कोल्ड वाटर क्या होता है, नीचे जो भी इसका सिस्टम होता है ठंडा होके वापस आता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो होता है आपका कोल्ड ट्यूब का होता है। देखो बेसिकली अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर आप सबके घरों में होता है, रेफ्रिजरेटर में यही कंसेप्ट काम आता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि आपका जो गैस अपन बोलते हैं ना, उसमें गैस भरी हुई है, R11 R12 जो गैस भरती है वो आपका एक वर्किंग फ्लूइड होता है। वो क्या करता है कि आपने जो फ्रिज में जो भी आइटम रखे हैं, ठीक है, उन सब की हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके हीट एक्सचेंजर में जाता है और वहां पे अपनी हीट को रिलीज करके सराउंडिंग्स में छोड़ देता है, ठीक है, और वापस ठंडा होके आपके फ्रीजर में आ जाता है या सिस्टम में आ जाता है। फिर आपके ऑब्जेक्ट से हीट को लेता है और वापस रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो ये रोटेशन उसमें चलता रहता है। वही रोटेशन आपका हीट एक्सचेंजर है, वही रोटेशन आपका रेडिएटर में होता है। रेडिएटर में क्या होता है, रेडिएटर बेसिकली काम आता है कि आपने जो वर्किंग फ्लूइड जो वाटर आपने इंजन में लगा रखा है। देखो आप सबको पता है कि जैसे अपनी फोर व्हीलर्स होते हैं, फोर व्हीलर में आपका इंजन जब ऑन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसके चारों तरफ वाटर जैकेट्स लगाते हैं। तो वो जो वाटर होता है, इंजन जब ऑन होता है तो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो जाता है रेडिएटर में, ठीक है। और रेडिएटर में वो अपनी हीट को सराउंडिंग या सिस्टम में रिलीज कर देता है और वापस ठंडा होके आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर हीट को लेता है। तो ये जो रेडिएटर का काम है, रेडिएटर हो गए आपके, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सबको हम लोग हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। कॉमन जो एक वर्ड होता है इनके लिए हीट एक्सचेंजर होता है। और यही हीट एक्सचेंजर जो है आपका काम आता है, और वही कोइल्ड ट्यूब यहाँ कहलाती है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइल्ड ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके हीट ट्रांसफर करने के यूज में आती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीबॉडी एल्स? सर कूलिंग नहीं समझ में आया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको देखो कल आगे और मैं बताऊंगा, आज क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैंने आगे इसको नहीं आपको समझाया। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, जैसे अपन ने कंडक्शन के लिए अपन ने पढ़ा था कि Q क्या होता है, KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स, वो समझ में आया था जो पीछे अपन ने, यस सर। है ना, वो चीज समझ में आई थी जो अपन ने यहाँ पढ़ा था। ये वाला कंसेप्ट जो पढ़ा था अपन ने, ये आप लोगों को समझ में आया था, है ना। तो ये तो किसके लिए था, आपका कंडक्शन के लिए था, कि जिसमें से कंडक्शन के थ्रू जब अपन हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हीट फ्लो रेट कितनी रहेगी, ठीक है। वही चीज अपन ने कन्वेक्शन के लिए लिखी है यहाँ पे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये सेम चीज आपके क्या है, कन्वेक्शन के लिए है। कन्वेक्शन के थ्रू हीट फ्लो रेट कितनी होगी उसका फॉर्मूला है ये, जहाँ पे H जो है आपका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, A जो है सरफेस एरिया है, Ts जो है आपके सरफेस का टेम्परेचर है, और T इन्फिनिटी जो है कि टोटल ट्रांसफर टेम्परेचर ट्रांसफर होने के बाद कितना आपका आ रहा है, ठीक है, या ट्रांसफर रिड्यूस कितना हो रहा है।
तो वो आपका यहाँ पे T इन्फिनिटी से शो कर रहे हैं। इसको T1 माइनस T2 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मान लीजिए कि आपकी इस ट्यूब के अंदर अपन ने कोई फ्लूइड फ्लो कर रखा है, मतलब कोई फ्लूइड है, ठीक है, वाटर है। अब T1 जो टेम्परेचर है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो टेम्परेचर है आपका मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, ये सरफेस गर्म होगी, सरफेस गर्म होकर आपके फ्लूइड को गर्म करेगी। तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर आपका 50 हो गया। अब ये कितना टेम्परेचर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, अपन को पता है कि जो हीट ट्रांसफर होगा कैसे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है T2 पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 10 डिग्री से मान लो 15 हो गया, 30 हो, तो वो अपना यहाँ पे अपन लिखेंगे Ts माइनस T इन्फिनिटी। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है। तो Yes, ये sir. बेसिकली क्या हो गया, ये आपका हो गया कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।